आज बीए पाठ द्वितीय के होम साइंस द्वितीय आहार नियोजन के एक टॉपिक भोज्य पदार्थों के पोषक मूल्य पर पकाने का प्रभाव। हम हीट के प्रभाव को आज जानकारी हासिल करेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम खाने को अलग अलग विधियों द्वारा पकाते हैं। कभी उबालते हैं, कभी वाष्प से पकाते हैं, कभी कुकर में बना देते हैं, कभी सेकते हैं, कभी तलते हैं और डिब्बाबंदी में भी रखते हैं। कई चीज़ें हम प्रिपेयर्ड करके बेचते हैं। तो ये सब चीज़ें हम विभिन्न पाक क्रियाओं द्वारा इनको पकाते हैं। इनका हमारे खाद्य पर क्या प्रभाव पड़ता है उसके बारे में आज जानकारी देंगे। सबसे पहले आ जाइए कार्बोहाइड्रेट्स पे। कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो हमारा मुख्य आहार है। 50% से अधिक हम कार्बोहाइड्रेट्स ही खाते हैं। अनाज वगैरह सभी इसी में आते हैं और इससे हमारे जिलेटिनाइजेशन हो जाता है। हमारे अंदर जो ये जैसे ही हम उसे पकाते हैं तो स्टार्च के जो छोटे छोटे अणु होते हैं वो फट जाते हैं और वो जिलेटिन रिलीज़ कर देते हैं और उससे बोलते हैं जिलेटिनाइजेशन। इसी तरीके से जब हम वसा पकाते हैं तो वसा बहुत लंबे समय तक अगर उसको गर्म करते रहते हैं तो पॉलीमर्स बन जाते हैं और पॉलीमर्स जो हैं वो बहुत ही जहरीले होते हैं और हमारे को बहुत प्रभावित करते हैं, हमारा विकास अवरुद्ध कर देते हैं। तो उसके लिए बार बार यूटिलाइज़ किया हुआ वसा हमें कभी भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए क्योंकि वो गाढ़ा हो जाता है, उसमें कोलेस्ट्रॉल की मात्रा भी बढ़ जाती है और गंदा फैट बढ़ जाता है और जो कि गंदगी ज़्यादा बढ़ने के कारण हम उस तेल को अगर लगातार इस्तेमाल करते रहेंगे तो हमें बीमारियां हो जाएंगी। प्रोटीन जो है अगर हम गर्म करते हैं उसे तो प्रोटीन जो है इसके पोषक मूल्यों पर भी इसका भूनने वगैरह का विपरीत प्रभाव पड़ता है। एक मिलियर्ड रिएक्शंस होते हैं जिनमें कि हम देखते हैं अगर अपन दूध की प्रोटीन को गर्म करते हैं तो वो भूरा हो जाता है। तो शक्कर की प्रतिक्रिया है ये और ट्रिप्टोफैन और हिस्टिडीन ताप से गर्म किए जाते हैं तो वो विघटक शक्कर के साथ प्रक्रिया कर लेते हैं और मिलियर्ड प्रतिक्रिया के कारण अधिक गर्म किए गए भोज्य पदार्थ में लाइसिन और अन्य अमीनो एसिड की उपलब्धि कम हो जाती है, जबकि गर्म किए गए अपरिष्कृत भोज्य पदार्थों में इनकी उपलब्धि अधिक होती है। तो इसका मतलब अगर हम मावा बना रहे हैं तो उसमें इनकी उपलब्धि कम होगी। मटर, सेम वगैरह में ट्रिप्सिन इनहिबिटर्स और वो कल मैंने ट्रिप्सिन अवरोधक के बारे में आपको जानकारी दी थी, हेमीग्लूटिन्स और विकास अवरोधक तत्व के बारे में बोला था। तो उससे भी हमारे जो प्रोटीन की उपलब्धि है वो कम होती है। तो अगर हम सही तरीके का पकाने की विधि अपनाएं तो ये न हो। तो इसको भिगो के अगर हम बनाएंगे तो शायद ये हमारी जो अवरोधक पदार्थ हैं वो नष्ट हो जाएंगे। विटामिन ए, कैरोटीन जो है ये पानी में घुलनशील नहीं है, इसलिए उबालने से या पानी फेंक देने से इसका कोई भी नुकसान नहीं होता है और तलने से और भूनने से कैरोटीन काफ़ी मात्रा में नष्ट हो जाता है। थायमीन जो है वो दो तरीक़ों से नुकसान होता है थायमीन का, एक तो गर्मी से और पकाने में पानी के घुल जाने के कारण। इसको अगर हम थायमीन का नुकसान खाने पकाने की विधि पर निर्भर करेगा। पकाने का पानी फेंक देने से 20 से 50% तक नुकसान हो जाता है और पानी की मात्रा को सीधी संबंध है क्योंकि ये तो पानी में घुलनशील है विटामिन। और दालों में मीठा सोडा वगैरह डाल दिया जाए तो पूरी तरीके से ये थायमीन नष्ट हो जाता है। और राइबोफ्लेविन ये भी बी कॉम्प्लेक्स विटामिन है जो कि भोजन बनाते वक्त भोज्य पदार्थ पर गिरने वाले तेज किरणों से नष्ट होता है, गर्म करने से नष्ट होता है, प्रयुक्त अतिरिक्त पानी में उसा देने से, भोजन बनाते समय दाल या सब्जियों में मीठा सोडा मिला देने से, बंद दूध को तेज सूर्य प्रकाश में रखने से राइबोफ्लेविन नष्ट होता है। निकोटिनिक एसिड ये भोजन बनाने के समय अतिरिक्त पानी उसाया फेंका गया हो या निकोटिनिक एसिड निकल गया। इसी तरीके से पेंटोथेनिक एसिड ये भी भोजन बनाते समय दो प्रकार से होती है, जब भोजन बनाने में प्रयुक्त अतिरिक्त पानी को निकाल दें या तलने या सेकने में लगी गर्मी से भी ये नष्ट हो जाएगा। पैराडॉक्सिन ये जो है ये दबाव में अगर उसको प्रेशर कुकिंग करी तेज़ गर्मी और दबाव से ये नष्ट होता है
और पानी अगर हम वाटर में जो घुलनशील है, पानी में घुलनशील जितने भी विटामिन एंड मिनरल्स हैं, अगर हमने उसका पानी खाना पकाते वक्त उस पानी को फेंक दिया तो ये सब इनका नुकसान होता है। फोलिक एसिड तेज़ गर्मी और प्रेशर कुकिंग से ये नष्ट होता है और पानी फेंक देने से ये नष्ट होता है। विटामिन सी तेज़ गर्मी से ये नष्ट हो जाता है और भोजन बनाते समय हवा के संसर्ग में ऑक्सीकरण हो जाता है और बाहर फेंकेंगे तो वो नष्ट हो जाएगा। खनिज मिनरल्स में कैल्शियम और फास्फोरस जो हैं वो पकाने के लिए काम में लाया गया अतिरिक्त पानी फेंक दिया जाए या चावल और सब्जियों को कठोर पानी से पकाया जाए तो ये कैल्शियम नष्ट हो जाता है। आयरन जो है, यदि भोजन में अधिक पानी लिया जाए और बाद में उसे फेंक दें तो आयरन की हानि होती है। लोहे के चाकू या छुरी से काटी जाती है तो सब्जियों में मिल जाता है उसका अंश और कहते हैं कि कढ़ाई में डालने से भी आयरन की मात्रा बढ़ जाती है। ये अभी भी वैज्ञानिकों द्वारा सिद्ध नहीं की गई है। सोडियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम जो है वो पानी के साथ निकल जाते हैं और नमक से भी सोडियम की मात्रा बढ़ जाती है। ट्रेस एलिमेंट्स जो हैं वो पानी फेंकने से भी उनका नष्ट होता है। इसी तरीके से अगर हम अपने अनाजों के बारे में सोचें तो थाइमीन जो है वो चावल में नष्ट हो जाता है। ऊपर की लेयर हम उसको जो पॉलिश्ड राइस बोलते हैं, जिसको घस के बनाते हैं, तो उसमें थाइमीन की कमी हो जाती है क्योंकि वो ऊपर वाली परत से चला जाता है। और अब माड़ निकाल के अलग करते हैं और वो चावल खाते हैं तो वो भी प्रोटीन, इसमें सभी विटामिन जो जलन में घुलनशील हैं वो नष्ट हो जाते हैं। गेहूँ जो है वो तेज सिकी हुई रोटी में थायमीन की मात्रा घट जाती है और कहा जाता है कि ऑक्सलेट्स नष्ट हो जाते हैं, फाइटेट्स और ऑक्सलेट्स गर्मी से नष्ट हो जाते हैं। खमीरीकृत आटे से बिस्किट वगैरह बनाने पर पीएच अगर 7 से कम है तो थायमीन बचा रह जाता है, 15% भाग ही नष्ट होता है। और अगर कैल्शियम और एसिड फॉस्फेट मिलाया जाए तो पीएच 7 से अधिक नहीं होगा और उससे वो थायमीन का नुकसान भी कम होगा। अगर पीएच ज़्यादा हो जाएगा तो थायमीन का नुकसान भी ज़्यादा हो जाएगा। और जो हम नाश्ते में जो चीज़ें बनाते हैं उसमें भी नष्ट हो जाता है विटामिन बी। और पौष्टिक बनाने के लिए ऊपर से अतिरिक्त विटामिन मिलाया जाता है। सब्जियों में इनिबिटर्स होते हैं, उनको भिगोने से हम भिगो के पकाते हैं तो वो नष्ट नहीं होते और वो निष्क्रिय कर देता है उन इनिबिटर्स को, जो कि हमारे शरीर में लवणों को और उनको पोषक तत्व को अवशोषण में बाधक बनता है। प्रेशर कुकर में बनाना उचित है। इसमें ट्रिप्सिन और दूसरे विकास अवरोधक तत्व नष्ट हो जाते हैं और प्रोटीन का पोषक मूल्य बढ़ जाता है, लेकिन इस विधि से बी विटामिन का नुकसान अधिक होता है। अंकुरण जो है उसमें विटामिन सी की मात्रा बढ़ जाती है कि अंकुरित सामान जो विटामिन सी है अंकुरित अनाज में बढ़ जाती है और राइबोफ्लेविन और नाइसिन की मात्रा भी बढ़ जाती है। थायमीन की मात्रा में विशेष वृद्धि नहीं होती है। सेकना और पफिंग वगैरह में इसमें ट्रिप्सिन और दूसरे अवरोधक नष्ट हो जाते हैं, ट्रिप्सिन इनिबिटर्स वगैरह। प्रोटीन का पोषक मूल्य बढ़ जाता है। यदि अधिक तापमान अधिक देर तक सेका जाए तो लाइसिन और मिलियट प्रतिक्रिया के कारण अपघटन हो जाता है और प्रोटीन का पोषण मूल्य कम हो जाता है। और पफिंग में फूले डालने से इनके पोषक मूल्य में विपरीत प्रभाव नहीं गिरता क्योंकि 1-2 मिनट में ही संपन्न हो जाती है। हम बहुत थोड़ी देर के लिए उसको गर्मी देते हैं। तिलहन वगैरह में और मूंगफली वगैरह में थायमीन नष्ट हो जाता है और ट्रिप्सिन भी नष्ट हो जाता है और प्रोटीन का पोषक मूल्य बढ़ जाता है। दाने जो हैं वो मक्खन बनाने के लिए दानों को अधिक तापमान पर सेका जाता है, इस कारण थायमीन और पेंथिक एसिड जो है वो 40 से 50% तक नष्ट हो जाते हैं। सिकी हुई काजू में भी थायमीन नष्ट हो जाता है। ताप का प्रभाव, बदबू आने लगती है। वसा के तेल को अगर गर्म करते हैं पॉलीमर्स बन जाते हैं, विटामिन ए डी के सब नष्ट हो जाते हैं और बार बार गर्म करने से जो खाने के ये जो पदार्थ हैं इनको खाने के विकास की गति मंद हो जाती है। यकृत और आंत और रचनात्मक परिवर्तन हो जाते हैं और हमें किडनी ये यकृत
यकृत तथा आंत के रचनात्मक परिवर्तन हो जाते हैं और आमाशय और आंत में असाध्य घाव भी हो सकते हैं। बदबू आती है इसमें और AD के वसीय अम्ल नष्ट हो जाते हैं और परऑक्साइड के कारण आंतों में अंदरूनी तह भी प्रभावित हो जाती है, घाव वगैरह हो जाते हैं, अल्सर हो सकता है। फिर आता है दूध और दूध के जो पदार्थ हैं उन पर प्रभाव पाश्चुरीकरण, जिसमें हम 20 से 30% विटामिन सी नष्ट हो जाता है। तेज़ गर्म करते हैं, 30 मिनट तक उसको आग से वो करते हैं तो उससे जीवाणु तो नष्ट हो जाते हैं पर विटामिन सी भी नष्ट हो जाता है। बोतल बंद दूध और धूप में रखते हैं तो भी A और C की काफ़ी मात्रा में नष्ट हो जाता है। स्टरलाइज मिल्क जो होता है उसमें थायमीन 30 से 40%, विटामिन सी 50 से 60%, परऑक्सीडिन 50 से 60%, B12 जो है 80 से 90% तक नष्ट हो जाता है और विटामिन E और A और राइबोफ्लेविन का ताप पर स्थिर रहते हैं। और बोतल बंद दूध धूप में रखा जाता है तो कृत्रिम प्रकाश से धीरे धीरे नष्ट हो जाते हैं। वाष्पीकृत जो दूध होता है इसमें विटामिन सी, विटामिन B6 और B12 और थायमीन 50 से 80% तक नष्ट हो जाते हैं। मीठा गाढ़ा दूध जो होता है उसमें विटामिन व अन्य तत्वों की वही हानि होती है जो दूध की वाष्पीकृत करने में होती है। दुग्ध चूर्ण जो होता है इसमें विटामिन 10 से 20% नष्ट हो जाता है और विटामिन सी 70 से 90% तक नष्ट हो जाता है और रखे रहने से भी धीमे धीमे उसमें नष्ट होता है। अंडे का चूर्ण बनाने में भी विटामिन ए नष्ट होता है। अगर 6 माह तक 15 डिग्री 70 डिग्री फ़ारेनहाइट और 98 पर संग्रह किया जाए तो विटामिन ए की मात्रा क्रमशः 40, 50 और 70% तक नष्ट हो जाएगी। थायमीन का नुकसान 0, 10 और 30% तक होगा। मछली के जो पदार्थ हैं उनमें बी विटामिनों का नुकसान 50 से 70% तक हो जाता है और विटामिन ए का कोई खास नुकसान नहीं होता है। और निर्जलीकरण में विटामिन बी का ह्रास होता है 10 से 20% तक। मांस में विटामिन बी का 20 से 40% तक नष्ट हो जाता है और बी विटामिनों का 50 से 70% तक। पोल्ट्री वगैरह में या अंडे वगैरह में 40 से 50% तक बी विटामिन नष्ट हो जाते हैं। जीवाणु रहित डिब्बा बंद करने पर अधिक तापमान की आवश्यकता होती है। और सब्जियों में प्रेशर कुकिंग करते हैं तो उसमें सब्जियां जब हम उबालते हैं तो पानी नहीं फेंकते हैं तो वो थायमीन वगैरह रहते हैं। और वैसे थायमीन का 15 से 32%, राइबोफ्लेविन का 9 से 20%, एस्कॉर्बिक एसिड 23 से 45% तक नष्ट हो जाता है। और इसमें यह है कि अगर निर्जलित करें उनको फलों को तो उसमें भी हमारा नुकसान होता है कैरोटीन का। और गंदीकरण किया जाए तो 50 से 60% तक नष्ट हो जाता है। डिब्बा बंद फलों के रसों में एस्कॉर्बिक एसिड 20 से 40% तक नष्ट हो जाता है और बी विटामिन कम मात्रा में नष्ट होते हैं। केंड जो फ्रूट्स होते हैं उनमें थायमीन की काफ़ी मात्रा नष्ट हो जाती है और ऊंचे तापमान पर किया जाए तो नुकसान अधिक होता है और एस्कॉर्बिक एसिड नहीं बचता है। थायमीन 80% तक बचा रहता है और 30% तक वो है। तो अगर हम सही तरीके से कुकिंग जो करें, पाक विधि सही अपनाएंगे तभी हम खाद्य को सही तरीके से बना सकते हैं। तो जिस चीज़ का हमें मालूम है तो इसमें अगर हम कुछ टिप्स को गौर करें तो हमें पकाने के टाइम में जो हम पानी डालते हैं या तो वो उसमें अवशोषित हो जाए या रसेदार सब्जी बना लें मगर वो पानी बाहर नहीं फेंकें। माड़ निकालना उचित नहीं है। खाने का सोडा खाने में डालना उचित नहीं है। अधिक नमक डालना उचित नहीं है। और इसी तरीके से हमें बहुत लंबे समय तक तले हुए तेल को रीयूटिलाइज करते हैं वो भी हमारा करना उचित नहीं है। तो इन सब को हमें अवॉइड करना चाहिए। और जो भिगोने की प्रक्रिया है और खमीरीकृत करना और अंकुरित करना ये अच्छी चीज़ें हैं, इन्हें करना चाहिए। तो खाद्य को हरदम जब पकाते वक्त इन अच्छी पाक विधियों का इस्तेमाल करेंगे तो वो हमारा खाना हमारे लिए ज़्यादा बेहतर होगा और पोषक मूल्य भी अधिक होगा। आप इसके अधिक रेफरेंस के लिए आहार एवं पोषण बाय डॉक्टर S स्वामीनाथन की बुक को रेफ़र कर सकते हैं। धन्यवाद।